GTV में मुजाहिद वेलवी आपको खुशामदीद कहता है। रात से ये खबर गर्म थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बड़े हंगामी दौरे पर कराची तशरीफ़ लाएंगे और वो जब भी आते हैं यकीनन शहर में हलचल मच जाती है। हाँ, यकीनन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कौमी बैनुल-अक़वामी मसरूफ़ियात अपनी जगह, मगर सवाल ये पैदा होता है कि बल्कि इसको अफसोसनाक अमर कहा जाएगा कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में जो 56% रेवेन्यू देता है, जहां पीपल्स तहरीक इंसाफ को लोगों ने झोली भर भर के वोट दिए, यानी 15 MNA इलेक्ट हुए, लेकिन अगर मैं फॉलो करूं तो 3 साल यानी कोई 1056 दिन में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने गालिबन 10 दौरे किए होंगे। इसके शायद एक आध बार शब बसरी की हो। तो यूँ कहा जाता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान आए भी और गए भी। अगर मैं सिर्फ जस्ट इसमें देखूं माज़रत के साथ कि 2021 में इस साल में खान साहब ने गालिबन कोई 2 बार कराची आए होंगे, और फिर अगर गलत नहीं हूँ तो 3 साल में 1051 दिन में अगर मैं देखूँ तो शायद 10 या 12 दिन से ज़्यादा ना आए हों, और उसमें भी 1-2 दिन। और उसके मुकाबले में यकीनन जाना चाहिए, लाहौर उनका शहर है। लाहौर पेशावर के मेरी मालूमात के मुताबिक 20 से 30 फेरे लगाए होंगे। और PTI क्रिटिसाइज़ करती है जनाब उनके सिंध गवर्नमेंट को, यकीनन उनकी कारगुजारी के हवाले से बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन वफाक के तहत जो मंसूबे बरसों से जारी थे, K4 मंसूबा पानी का नामुकम्मल 3 साल बाद भी। आ जाइए जनाब KCR कराची रेलवे, कई बार हमें कहानियाँ सुनाई शेख रशीद साहब ने, वो भी रुखसत हो गए, और फिर जनाब सवाती साहब आ गए। ग्रीन लाइन बस, अब कह रहे हैं जी बसें चढ़ चुकी हैं, चलने वाली हैं। थोड़ी देर पहले गवर्नर ने ट्वीट किया। और फिर सबसे बढ़कर ये कि जो 1100 अरब का पैकेज दिया था वो किस तरह मुकम्मल होगा, जबकि अब रह गए हैं इस हुकूमत का ये साल और फिर अगला इलेक्शन, बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी तो कहते हैं इलेक्शन आने ही वाला है। आज भी जब मैं देख रहा था ना कि हमारे जब वज़ीर आज़म कराची आए तो बस उन्होंने शिपयार्ड का दौरा किया, उसके बाद कराची पोर्ट ट्रस्ट में गए ब्रीफिंग, फिर सोमियानी गए दरख्त वरख्त लगाने, लसबेला वगैरह, और वापसी अगर मैं गलत नहीं हूँगा तो लसबेला से फिर हेलीकॉप्टर गए होंगे शाह फैसल बेस, और फिर गुरुश गालिबन मगरिब के से पहले ही वापसी हो गई होगी। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि माज़रत के साथ ज़रा फिरदौस शमीम नकवी मेरे साथ हैं, लेकिन स्पेसिफिक उनको ही बता दूँ कि जो हुक्मरान गवर्नर हाउस से, एयरपोर्ट से हाउस आए और वो यहाँ एक शब बसर न करे, उसे नहीं इल्म हो सकता कि कुरंगी के क्या मसाइल हैं, लियारी के क्या मसाइल हैं, केमाड़ी के क्या मसाइल हैं, न्यू कराची क्या मसाइल हैं, पानी का क्या मसला है, बिजली का क्या मसला है। मसाइल के कम्बार होता है जो उसी प्राइम मिनिस्टर को या उसी हुक्मरान को पता चलेगा जब वो इन कराची की कच्ची पक्की बस्तियों का दौरा करेगा, वहाँ के लोगों से मिलेगा। गवर्नर हाउस, CM हाउस, ताजरों, सनतकारों, पार्टी के ओहदेदार उन्हें नहीं बताएंगे कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची जो है वो किन मसाइल और मसाइब का शिकार है और वोट देने पर मजबूर है MKM और पीपल्स पार्टी को। मैंने खासा तफसील से बता दिया। मैंने अपने दोस्त फिरदौस शमीम नकवी मेरे साथ हैं, बुनियादी कारकुन हैं तहरीक इंसाफ के, इसी शहर में रहते हैं, सर्द व गर्म को देखते हैं। शमीम नकवी साहब, ज़रा मैंने तफसील से तो ये सब कुछ बता दिया, लेकिन माज़रत के साथ मैं भी इस शहर का क्योंकि बासी हूँ, सहाफ़ी नहीं, एंकर नहीं, एक शहरी के से पूछने का हक़ नहीं रखता। फिरदौस शमीम मुजाहिद भाई, आपके जज्बात की कदर की जा सकती है, आपकी ख्वाहिशात को सराहा जा सकता है, लेकिन इसके अंदर मसाइल और उनके हल का तरीक़ाकार हमारे नज़दीक कुछ फ़र्क है। पहली चीज़ तो ये है कि वज़ीर आज़म इस 3 साल के अरसे में से कितना अरसा कोविड का है, उस कोविड के अरसे के अंदर कितने अरसा वो है जिसके अंदर हम स्मार्ट लॉकडाउन की बात करते रहे, कम लोगों से मिलने की बात करते रहे, वो देख लीजिए। फिर सबसे ज़्यादा वुज़रा मशीर किस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं,
उसकी तादाद भी दे लीजिए और वो भी देख लें। ये तो बात कर रहे हैं कि वजीर आजम कराची कितना है, जरा ये भी हिसाब लगा के बता दीजिए कि गवर्नर साहब जो हैं, जो वफाक के नुमाइंदे हैं, वो कितनी दफ़ा इस्लामाबाद गए। वो हर हफ्ते बुलाए जाते हैं यहाँ के मसाइल के लिए। फिर और सुनना चाहें, असद उमर साहब को बाकायदा तनकीद से, ताकीद से कहा गया है कि वो हर हफ्ते कराची आएँ और यहाँ लोगों से मिलें और वापस प्राइम मिनिस्टर को मंगल की मीटिंग में रिपोर्ट करें। कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज के अंदर 3 वज़रा जो हैं वो कैबिनेट के रुकन हैं जो उसके ऊपर ब्रीफ करते रहते हैं। इस वक्त तक चाहे आप बिजनेस कम्युनिटी के या बैंकर्स के या किसी से भी ले लीजिए, जो कराची से वफूद जाते हैं, माजी की तारीख में पूरे 5 साल में जितनी मीटिंगें इन वफूद से हुई हैं वो इमरान खान ने 1 साल में की हैं उनसे। फिरदौस शमी नकवी साहब, कराची के 15 MNA के नाम मुजाहिद बरेलवी को नहीं पता, वो अपने हलकों में चले। प्राइम मिनिस्टर की मसरूफियात, मुझे सॉरी टू से अपने दोस्त अली जैदी का और वाडा का जिक्र नहीं करूंगा कि कितनी बार वो अपने अपने हलकों में कचहरियां लगाईं। मैं बहुत जोर दे के शायद 8 MNA बता दूं, आफ्ताब सिद्दीकी, आफ्ताब जहांगीर, वो फिक्स वाला, ये एक और, ये कर, मुझे नहीं पता कि कब हलकों में गए। इसका मतलब ये कि प्राइम मिनिस्टर ने उन अपने MNAs को जो उनके नाम पर इलेक्ट हुए पूछा कि उन्होंने अपने हलकों में क्या काम किया, पानी के सिलसिले में, गटर के सिलसिले में, या वफाक या MNA के ऐसे जो उनको पैसे मिले, कितनी उन्होंने कचहरियां लगाई 3 साल में। देखिए, मैं आपके बारे में नहीं कह रहा, क्योंकि आप तो कोर्ट में भी आते हैं, अदालत में भी जाते हैं, असेंबली में भी जाते हैं। इलेक्टेड आपके 26 MPA कितने जाके बैठे, मेरी बात कितनी बार उन्होंने, कितनी बार प्राइम मिनिस्टर MNAs MPA के साथ बैठे और उन्होंने सुना कि क्या क्या मसाइल हैं। जी, आप अगर बोलने का मौका देंगे तो फिर मैं बात करूंगा। अरे आपको मुसलसल 5 मिनट तक पूरी आपकी बात सुनी, अब एक सवाल करते तो मेरा भी हक है ना। 2 घंटे की तकरीर करने के आदी हैं, आपने जब ऐसा मौजूद छोड़ेंगे तो उसका बोलना तो पड़ेगा था। अभी आपने कहा कि कराची का पानी का मसला आपने कुल्ली तौर पे वफाक के ऊपर डाल दिया। एग्जीक्यूटिव एजेंसी का नाम बताइए 2007 से लेके 2018 तक, 19 तक, 20 तक, कौन सी एजेंसी है? कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड। वो किसके मातहत है, वफाक के या सिंध गवर्नमेंट? आप तो बड़े वेल इन्फॉर्म जर्नलिस्ट हैं, जवाब हाँ में दे दे। क्या कराची वाटर सीवरेज बोर्ड एग्जीक्यूटिव एजेंसी है? अच्छा है कि नहीं? तो फिर K4 को भूल जाएं। नहीं, पहले आप सुनते जाइए। तो अब आपने सवाल पूछा, आप फिर आप KCR का जिक्र आएगा तो सर्कुलर रेलवे भी आप यही कहेंगे, जब मैं ग्रीन लाइन का जिक्र करूंगा तो उस पर भी यही कहेंगे। एक मंसूबे पे कराची वाटर सीवरेज बोर्ड एग्जीक्यूटिव एजेंसी थी 2019 तक या नहीं? ठीक है, S3 जो सीवरेज का मंसूबा है उसकी आज भी एग्जीक्यूटिव एजेंसी कराची वाटर सीवरेज बोर्ड है। 2019 में पानी का जब ये कराची पैकेज अनाउंस हुआ और ये 2007 से लेके 19 साल में मुकम्मल नहीं हुआ, 12 साल में 19 तक, तो ये मंसूबा वफाक ने लिया। 2020 में उसको रीडिजाइन करवाने की बात हुई जो कि वापडा के सुपुर्द किया गया और अब जो है उसकी डेट जो है वो एक्सपेक्टेड है कि इस साल के आखिर में जमीन पर दोबारा काम शुरू हो जाएगा। कराची का सबसे बड़ा मसला पानी। अब आइए कराची सर्कुलर रेलवे। 2019 तक आप CPEC के अंदर कौन जिम्मेदार था इस प्रोजेक्ट को परसू करने के लिए? गवर्नमेंट ऑफ सिंध, उनका प्रपोजल था। अब जो है ग्रीन लाइन, उस बारे में फरमा दीजिए। वो कराची सर्कुलर रेलवे, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया कि ये अब काम जो है सिंध हुकूमत नहीं करेगी, ये काम अब रेलवे करेगी। उसकी तारीख देख लीजिए, ठीक है? अगर वो तारीख आपको 2020 के आखिर में नजर आए तो फिर मैं सही, आप गलत। अच्छा। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अब आइए, आपने ग्रीन लाइन पे भी आ जाइए, वो भी बता दिए कि 2016 को जो मुकम्मल होना था और जो आप खुशखबरी दे रहे हैं 3 साल आपके गुजर गए कि अब बसें आ रही हैं। 2016 में तो कभी भी मुकम्मल नहीं होना था।
ठीक है। लिखा हुआ है सब 2015 बोर्ड में पे। ये मंसूबा शुरू हुआ था, इसकी तकमील की तारीख 2018 थी। लेकिन 2018 से फिरदौस पहले नकवी साहब, जब देखिए मैं चले इससे हटकर मैं आपसे पॉलिटिकल बात सिर्फ ये करूं, चले हम इन मसलों में जाएं कि वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, कराची सबसे बड़ा शहर है, यहाँ रेवेन्यू देता है, प्राइम मिनिस्टर यहाँ 2 शब कभी बसर क्यों नहीं करते? यहाँ पर वो वक्त गुजार किन गलियों मोहल्लों जहाँ से उन्हें लाखों की तादाद में वोट मिले, खैर चले जलसा नहीं कर सकते। लाहौर पेशावर में तो खैर आसानी से हो सकता है क्योंकि वहाँ हुकूमत वरना हुसैन हुकूमत नाराज हो जाएगी। यहाँ के MNA MPA की कितनी बार तंबीह की, खुद हमारे मोहतरम अली जैदी को तो मैं खोए हुए काफ़ी अरसा हो चुका है। मेरा मकसद ये था कि जितनी तवज्जो आपको, जितने MNA के ऊपर आपकी गवर्नमेंट खड़ी है, उतने आपकी हुकूमत ने यहाँ पर वक्त नहीं दिया। इसीलिए आप यहाँ सड़कें देख लें, गटर देख लें, सीवरेज देख लें, बिजली देख लें। अगर यानी अगर सॉरी टू से 18वीं तरमीम का मकसद ये तो नहीं है कि सूबों के रहम करम पे शहर छोड़ दिया जाए। और जी, मैं आपसे एक सवाल पूछने की इजाजत मांगता हूं। आप इस प्रोग्राम में एंकर हैं, कैमरामैन के काम या प्रोड्यूसर वाले काम अगर मैं आपसे मांगूं तो आप कहेंगे मैं हिमाकत कर रहा हूं। इसी तरीके से वजीर आजम पाकिस्तान की प्राइम जिम्मेदारियां वो हैं जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की लिस्ट है ऑफ डूइंग वर्क्स, उसके अंदर जो जिम्मेदारियां वफाक की हैं पहले उनकी है, जिसके अंदर मईशत है, जिसके अंदर माहौलियात है, जिसके अंदर वाटर रिसोर्सेज है, जिसके अंदर आपकी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, डिफेंस है। अगर इन चीजों के ऊपर आप रिपोर्ट कार्ड प्राइम मिनिस्टर की बनाएंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा, इससे कि वो उनकी प्राइम जिम्मेदारी है। उनकी सेकेंडरी जिम्मेदारियों में ये आता है कि प्रोविंसेस जो हैं, जो उनको रकूम मिलती है NFT के अवार्ड के तहत, उसको सही तरीके से खर्च कर रहे हैं या नहीं। जितना प्रेशर सिंध गवर्नमेंट के ऊपर इस हुकूमत ने डाला हुआ है इस एक्सपेंडिचर के ऊपर, वो आपको भी पता है। प्राइम मिनिस्टर साहब की कितनी मीटिंग MNAs के साथ इस्लामाबाद में होती हैं, उसकी आपके पास पार्लियामेंट्री ब्रीफिंग और बनीगाला एंड प्राइम मिनिस्टर हाउस का रिकॉर्ड निकाले। मुझे आप एक अगले हफ्ते का एक प्रोग्राम दे दें, मैं आपको जो भी देखिए आखिरी बात मैं अब भी देखता हूँ 11 साढ़े 11 बजे आते हैं, गवर्नर हाउस में मीटिंग होती है, रेंजर्स का सरबराह होता है, पुलिस का सरबराह होता है, ताजरान होते हैं, फिर आपके पार्टी के MNAs होते हैं। ये 5 घंटे का आप उठा के देख लें, जितने भी सॉरी टू से प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम, इससे कोई फर्क नजर नहीं आएगा। या फिर इफ्तिताह ये जो होते हैं जो तरक्याती मंसूबे, इसके अलावा 6 घंटे से ज़्यादा का प्रोग्राम आपको 3 साल में हमारे मोहतरम, और मैं देखें मैं कोई सॉरी टू से मुझे कोई क्रिटिसाइज करते हुए अच्छा नहीं लग रहा, आपको ही पता है कि मैं किसी तासुब के तहत ये नहीं कर रहा, कोई मैं वो उस किसी ख़ास और वो लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं कर रहा था। मुझे तो जो मैंने महसूस किया वो बताया। नहीं, आपके एहसास की खतर है और ना मैं आपको कभी एक्यूज करूंगा। यू आर अ गुड जर्नलिस्ट जो कि आपने अपना काम करना है, आपने अवाम की राय की नुमाइंदगी करनी है और हमें कभी आपकी के सवाल जवाब से चाहे वो कितने ही तुमको कोई कभी इतराज नहीं होता। मुझे तो खासतौर पे नहीं होता, इसलिए मुझे पता है उसके अंदर कोई आप मुझे हमें हकारत के साथ या जलील करने के लिए नहीं कर रहे। आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करेंगे। मैं आपको सिर्फ एक चीज और बताना चाहता हूँ कि आज के इस दौर के अंदर एक और चीज आ गई है जिसको हम कहते हैं ज़ूम की टेक्नोलॉजी। आपको शायद वो भी नहीं पता कि मेरे जैसे खादिम जो है वजीर आजम के साथ हफ्ते में कई दफा 2 दफा मीटिंगें करते हैं ऑन जूम, जिसका जिक्र आप सुनते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन की मीटिंग हुई और उनको मिनिस्ट्रियल अपडेट्स दी गई। तो अपडेट जो होती है वो वन वे नहीं होती, 2 वे होती है। हम भी अपनी बात रखते हैं कि जी ये मसाइल है, उसकी भी तादाद को कभी रखें, इससे कि दुनिया तब्दील हो गई है। आज अमेरिका के सदर को कितनी दफा वो लॉस एंजलिस नजर आया, न्यूयॉर्क नजर आया, वो भी तो मैनेज कर रहा है व्हाइट हाउस से बैठ के। इसी तरह अगर आप मुझे देखें, बोरिस जॉनसन साहब लंदन से कितनी दफा बाहर हटते हैं। फिर क्या इसका सबब यह है कि सिंध गवर्नमेंट आपकी मूवमेंट में काम करने में रुकावट बनती है, यानी प्राइम मिनिस्टर या आप जो अपने आपके मंसूबों में या उनकी आमद-ओ-रफ्त में? देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, ये तो सबको वाजिब बात है कि हमारे एहसासात,
हुकूमत सिंध के बारे में और हमारे ख्यालात कोई बहुत बुलंद व बाला नहीं है। हम देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब के ऊपर बेतहाशा करप्शन के केसेस जीआईटी रिपोर्ट में दिखाए गए हैं। 13 साल से पीपीपी की हुकूमत है और आप इस शहर के हालात देख ले तो वो पीटीआई को तो आप 3 साल कर सकते हैं ना। पिछले उस 13 में से 5 साल उन्होंने खुद पीपीपी की गवर्नमेंट थी फेडरेशन में, 5 साल जो थी वो पीएमएलएन की थी, 3 साल पीटीआई की है। जब हम अपने इस शहर कराची की सूरत हाल पेशावर से देख लें, लाहौर से देख लें, गुजरानवाला से देख लें, फैसलाबाद से देख लें, वहाँ के स्कूलों के हालात देख लें, वहाँ के गांव में मकानों के हालात देख लें, गलियों के हालात देख लें, नालियों के हालात देख लें, तो हमें लगता है कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, किसी और गरीब मुल्क में आ गए। बहरहाल मैंने नकवी साहब आज एक हल्की सी जो प्रोग्राम के जरिए एक हल्की सी यानी हम आपके जरिए एक झलक देखी है और यकीनन मेरी मालूमात में इजाफा हुआ जो आपने बहुत तफसील से बताया कि प्राइम मिनिस्टर किस तरह यहाँ के नुमाइंदों के ज़रिए आप लोगों के ज़रिए कराची के बारे में फ़िक्रमंद रहते हैं, उसकी बेहतरी के लिए करते रहते हैं। मैं चाहूँगा कि एक दिन और स्टूडियो में बैठकर ज़्यादा तफसील से आपसे गुफ्तगू करें। शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब। अगर कोई ज़रा सवाल में ज़रा कुछ बुलंद हुई हो आवाज़ तो उसके लिए माजरत के हमारा आपका एक अलग भी ताल्लुक़ है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। और ज़रा चला कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी ताजरों यानी जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैम्बर है कराची, उसके सरबराह से मालूम करेंगे कि वो क्या समझते हैं कि एज ए बिजनेसमैन उनकी हुकूमत वो हुकूमत और ख़ासतौर पर प्राइम मिनिस्टर उससे किस हद तक मुतमईन है। हमारे साथ रहिएगा। टीवी मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और ठीक है, वज़ीर आज़म का जो कराची का दौरा था और उसके हवाले से जो हमने बताया कि जनाब सॉरी टू से प्राइम मिनिस्टर कम से कम 2 दिन आप यहाँ रहें और यहाँ के स्टेक होल्डर से मिलेंगे, तभी यहाँ के मसाइल समझ सकेंगे। वरना ये जो 8-9 घंटे का दौरा, 1-2 तरक्याती मंसूबे, इससे आप कराची जैसे शहर जो इतना आपको रेवेन्यू देता है और इतना जहाँ पर वोट भी आपको मिलते हैं उस पर, लेकिन अफ़गानिस्तान भी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया है और हमारे वज़ीर ख़ारजा को ये कहना पड़ा कि अफ़गान ब्लेम गेम से बाहर रहे। तो सवाल ये होता है कि क्या अफ़गान को आप कह रहे हैं कि वो गेम से बाहर रहे, लेकिन ख़ुद हम क्या इस अफ़गान गेम यानी जो सूरत हाल है उसमें इन हैं कि हत्ता के सलामती कौंसिल का जो इजलास हुआ जिसकी सदारत भारत ने की, वहाँ हम शरीक नहीं थे। डेरोलैंड के इस तरफ और इस तरफ बहुत कम लोग हैं जो एक प्रोफेशनली गहरी नज़र रखते हैं। उसमें हमारे रिटायर्ड ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब भी हैं। थैंक यू शाह साहब। ये जो सूरत हाल यहाँ तक पहुँची है और ये सूरत हाल आपने 20 साल पहले भी देखी होगी कि आपकी नज़र उस वक्त तो जब अफ़गान मुजाहिदीन का जो है जंग शुरू हो चुकी थी, रूसी जा चुके थे, कमोबेश अब सूरत हाल है कि अमरीकन जा रहे हैं और ये सूरत हाल फिर कहीं तारीख़ अपने आप को तो नहीं दोहरा रही। शाह साहब किस तरह देखते हैं आप? हाँ, मैं समझता हूँ कि अमेरिका की तरफ से या अमेरिका के इशारे के ऊपर जो इंडिया कर रहा है उससे जो ज़मीनी हक़ाइक़ है वो नहीं बदल सकते। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की अहमियत अफगानिस्तान के लिए एक मुसल्लमा हकीकत है और मेरे ख्याल में इससे कोई भाग नहीं सकता। लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं कि जैसे अक़वाम मुत्तहिदा में डिस्कशन करते हैं और उसमें पाकिस्तान नहीं है, तो मेरे ख्याल में इससे पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल में जो कुव्वतें अफगानिस्तान का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उनको इसका नुकसान होगा। लेकिन आप ये कैसे कह रहे हैं शाह साहब, जो अभी तक सफ़र तो हमने किया ना, चाहे वो जो रूसियों को निकालने की बात हो या अमेरिकनों की जानों की बात हो, दोनों सूरतों में नुकसान पाकिस्तान का हुआ। जिन लोगों को हमने पाला पूछा, हमें क्या पता था कि इन मुजाहिदीन में से तालिबान भी निकल आएंगे, अफ़गानी तालिबान, पंजाबी तालिबान, टीटीपी, और अभी भी वो हमारे ही ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। यानी गनी हुकूमत तो नाराज़ है ही, उसको तो आपको इल्म है कि किस तरह भारत की सरपरस्ती हासिल है, लेकिन तालिबान भी खुश नहीं है। जब से दोहा गए हैं माशाल्लाह वो समझते हैं कि जी अब तो हम आज़ाद हो गए हैं, रिसोर्स भी बढ़ गए हैं
और मैंने इसलिए प्रॉब्लम यह है कि ना तालिबान हमसे खुश है ना गनी हुकूमत हमसे खुश है, तो इसको हम क्या वजारत खारजा के बाबुओं की नाकामी कहेंगे शाह साहब? दरअसल जो अफगान तालिबान है वो नेक लोग हैं, वो अच्छे लोग हैं। अगर उसकी तरफ से कोई प्रोपेगेंडा के तौर पे कोई बात कहता है तो हमें हकीकत मालूम है। जहाँ तक पाकिस्तानी तालिबान है तो पाकिस्तानी तालिबान और अफगान तालिबान की केमिस्ट्री में फ़र्क है बुनियादी तौर पे। अफगान तालिबान जो है वो मुखलिस है, इखलास से वो अफगानिस्तान का कोई मसला निकालने की अपने सोच के मुताबिक कोशिश कर रहे हैं। ये जो पाकिस्तानी तालिबान है ये तो क्रिमिनल है और हम इनको अच्छी तरह जानते हैं। नहीं, लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट शाह साहब, अगर अफगान तालिबान भी हैं तो उनका निशाना सिक्योरिटी फोर्सेस से ज़्यादा तो स्कूल की बच्चियां बनती हैं, मस्जिदें बनती हैं। मैं ये तो सॉरी टू से इनका तरीका तो वही है ना, खुदकश हमले धमाके। अगर उनके साथ 80% लोग मौजूद हैं अफगानिस्तान के तो जाएं काबुल में बैठें, अवाम बगावत करें उनके खिलाफ। वो तो उसी तरीके से लड़ रहे हैं ना जिस तरह ट्राइबल वॉर लड़ते थे, वॉर लॉर्ड्स, इलाकों पे कब्जा करना और वहाँ लोगों को जिस तरह वो कत्ल कर रहे हैं। ये कोई सॉरी टू से ट्रेडिशनल वॉर में मुझे तो कौमी आज़ादी की तहरीक भी नहीं लगती, कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल तहरीक भी नहीं लगती। ये तो बिल्कुल वॉर लॉर्डों की तरह लड़ रहे हैं आपके, चाहे अफगान तालिबान हो या जो बैठे दोहा के तालिबान हों। जो अफगान तालिबान है ये अफगानिस्तान तक मौजूद है और अफगानिस्तान में वो जो कुछ पहले कर चुके हैं उसकी पाकिस्तान भी अप्रूव नहीं करता। और अभी भी ये जो तालिबान है इनको कहा है कि वो अगर हुकूमत में आना चाहते हैं या हुकूमत में आते हैं तो वो वही रवैया ना रखे। और मेरे ख्याल में वो खुद बड़े कॉन्शियस है इस चीज़ के, जो अभी वो थोड़ा सा स्लो तरीके से कर रहे हैं या काबुल के ऊपर कब्जा नहीं कर रहे हैं या कंधार के ऊपर कब्जा नहीं कर रहे हैं, वो वही लेजिटमेसी के लिए कोशिश उनकी है और रिकग्निशन के लिए उनकी कोशिश है। और मेरे ख्याल में तब वो लेजिटमेट होंगे, तब वो रिकग्नाइज होंगे कि अगर वो उस किस्म की हुकूमत जो कि हम सोच रहे हैं और उनको बता भी चुके हैं उसकी तरफ आते हैं। अगर उस तरह नहीं आते तो पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान उनको रिकग्नाइज नहीं करेगा। क्या शाह साहब आप मुस्तकबिल में ये देख रहे हैं कि ये जो अब दोहा टॉक आने वाली हैं, जो तमाम फरीक जमा अगर होंगे तो इसके नतीजे में क्या हम खाना जंगी से बच सकेंगे, या आप समझते हैं आप मुज़ाकरात के ज़रिए अभी भी हल निकल सकता है? लेकिन क्योंकि तालिबान अगर इसरार करते हैं कि नहीं हम बदौर ताकत काबुल पर कब्ज़ा करेंगे तो तमाम जो स्टेक होल्डर हैं, चीन न बीजिंग हो, चाहे तेहरान हो, चाहे वाशिंगटन हो, चाहे मास्को हो, चाहे जद्दा हो या इस्लामाबाद, ये तो कोई तस्लीम नहीं करेगा ना कि तालिबान ताकत के ज़रिए काबुल में जाके बैठे। जी बिल्कुल, और मेरे ख्याल में इसमें पाकिस्तान लीड करेगा। ये बाकी जो नाम आपने दिए हैं अगर पाकिस्तान रिकॉग्नाइज नहीं करता तो मेरे ख्याल में बाकी कुव्वतें भी, बाकी ममालिक भी उनको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। और ये इसलिए पाकिस्तान पहले ही ये ऐलान कर चुका है कि अगर आप ताकत के जरिए से पावर में आते हैं तो पिछली बार की तरह पाकिस्तान जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, क्योंकि हम मुसलसल दुनिया के सामने फिर इनकी अच्छाइयाँ बयान करते रहे लेकिन संभव। और दूसरा ये है कि वो 100% हमारी बात तो सुनते नहीं है। आपको मालूम है कि उस वक्त जब वो बामियान में जो बुत है उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, पाकिस्तान ने उनकी बड़ी मेहनत और समाजत की लेकिन वो नहीं माने। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें वो नहीं माने। अभी भी अगर वो हकीकत जो है उसको रियलाइज नहीं करते और उस तरीके से आते हैं, ये सिर्फ हमारी सोच नहीं है, ईरान की भी ये सोच है। उस वक्त मैं हुकूमत में था जब ईरानी फौज सफारा हो गई थी उनके बॉर्डर के ऊपर, वहाँ पर मज़ार शरीफ में एक इंसिडेंट हुआ था, तो हमने ईरान को कहा कि आप भी मुसलमान मुल्क है और ये भी मुसलमान है मुल्क है, तो आप क्यों हमला कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ये बड़े काहिल है, बड़े सुस्त है, इन्होंने कोई काम तो किया ही नहीं है इस्लाम के लिए और ये आके हुकूमत कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में यही हमारी सोच है
कि उनको इस्लामी ऐसी हुकूमत जो सबको, दूसरे लोगों को काबिल कबूल हो, वो बनानी पड़ेगी। उसके लिए सोच जो है चेंज करनी होगी, और जिस तरह शरीयत वो चाहते हैं वो लोगों को, अफगानिस्तान के लोगों को काबिल कबूल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो इस चीज़ को समझते हैं, और दूसरा ये है कि ये सोच कि क्या मुज़ाकरात के ज़रिए ये बिल्कुल मुमकिन है। अफगानिस्तान जो है एक मल्टी एथनिसिटी यानी कसीरुल नस्ल किस्म के उनकी आबादी है, जिसमें अगर पुख्तून 50% है तो बाकी भी ताजिक जो है वो कोई 19% है, उज़्बेक 11%। अगर मैं शाह साहब आपसे पूछूं कि आने वाले दिनों में जो सबसे बड़ा जो है ख़तरा खाना जंगी का है, और फिर एक बार चाहे आप 90% बाड़े लगा लें, तारे लगा लें, महाजीन की आमद को हर सूरत में होना है, आप बंदूक पे नहीं रोक सकते, चाहे चमन का बॉर्डर हो चाहे तुरखाम का बॉर्डर हो। तो इसका फिर वही सूरत हाल वापस तो नहीं आएगी, अफगान महाजीन का इनखला, और फिर वहाँ से उनके साथ जंगजू भी आएंगे और चीज़ें भी आएंगी। शाह साहब मेरे ख्याल में नहीं, इसका मुमकिन तो है लेकिन इतना नहीं है। वजह इसकी ये है कि जितने भी महाजिर होने थे वो पाकिस्तान में बैठे हैं। बाकी अगर हमारी एस्टिमेट है कि 5 लाख 7 लाख तक आ सकते हैं, तो जहां हम 40 लाख को जगह दी हुई है तो 5 लाख बढ़ने से कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा ये है कि हम ज्यादा तैयार हैं बॉर्डर के ऊपर इस तरह की चीज रोकने के लिए। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने ये तैयारी 5 साल पहले करनी शुरू की थी। तो पाकिस्तान जो है वो वेल प्रिपेयर्ड है कोई ऐसी चीज़ें को रोकने के लिए। शुक्रिया ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब। जैसे मैंने कहा कि इस वक्त अफगानिस्तान की सूरत हाल से किसी तौर पर भी हम अलग इसलिए नहीं हो सकते कि माजी में तमाम मलबा हम पर ही गिरा है, और जो आने वाले दिन हैं वो बड़े क्रूशली कहे जाएंगे, बड़े ख़तरनाक और संगीन पाकिस्तान की मुस्तक़बिल के हवाले से। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। हम चाहते हैं और समझते हैं कि यकसा ऑपोजिशन हुकूमत को नुकसान पहुंचा सकती है। जब तक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीपल्स पार्टी की बात मान रही थी, पीपल्स पार्टी की पॉलिसी अपना रही थी, तब तक ऑपोजिशन मुसलसल जीत रही थी। ऑपोजिशन सीरियस है। अगर ऑपोजिशन मिल के अदम एतमाद पहले बुज़दार के खिलाफ फिर इमरान खान के खिलाफ लेकर आते हैं तो कल हुकूमत गिर जाएगी। और हम समझते हैं कि किसी भी वक्त आम इंतखाबात हो सकते हैं, और यही वजह है कि हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। जो हमारा शेयर का हक है वो हमें नहीं दिया जा रहा है। जो हमारा गिनती सेंसस में होता है वो गलत तरीके से होता है, ताकि हमें अपना शेयर और अपना हक नहीं दिया जाता। जी, तो हमारे बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक से कई बार ये फरमा चुके हैं कि आम इंतखाबात किसी भी वक्त होते हैं। हमारे साथ आमिर ज़िया साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, न्यूज़ के एडिटर रहे। जी आमिर ज़िया, ये यानी बहरहाल पाकिस्तान पीस पार्टी दूसरी बड़ी पार्टी कह लें पाकिस्तान की, या तीसरी बड़ी पार्टी कह लें, उसके चेयरमैन जब ये कहते हैं कि आम इंतखाबात किसी भी वक्त हो सकते हैं, तो किसी इत्तला की बुनियाद पर, तजर्बे की बुनियाद पर क्या वजह है आमिर ज़िया? इतला का तो मुझे नहीं पता, लेकिन तजर्बा भी हमें पता है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का कितना है। तो अभी अगर आप इम्कानात की बात करें, मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो है वो एक जो उसका मुश्किल फेज था मईशत के हवाले से, उससे निकल आई है। और अब जो है लोग तवक्को ये करते हैं कि जो सब फैसले किए थे हुकूमत ने गुज़श्ता 3 साल में, उसके समरात देने का वक्त आ गया है। और हुकूमत जो है जरा सा मतलब माशी उसके ऊपर महाज पे जो है ऐसे स्टेप्स लेगी कि जिससे लोगों को रिलीफ मिल सके, या कम से कम माशी सरगर्मियाँ मजीद तेज हों। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कोई इतना बड़ा चैलेंज जो है हुकूमत के सामने इस तरह का है कि जिसमें एकदम हुकूमत गिर पड़े, उसका खात्मा हो जाए। और आप ये देखिए, वज़ीर साहब के अरसे से हमारे खिलाफ के जो रहनुमा है बिलावल भुट्टो साहब के, कई तजुर्बेकार मौलाना फजल रहमान है,
दीगर लोग हैं वो यही इसी तरह की पेशगोइयां कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये भी तो हो सकता है आमिर ज़िया कि वो ये बात इसलिए कह रहे हो कि उनका ये ख्याल हो या उनकी इत्तला के मुताबिक ये हो, वैसे वाशिंगटन भी वो कह रहे थे वो दोबारा जा रहे हैं कि शायद ये हुकूमत हो सकता है कब्ल वक्त इंतखाबात करा दे, क्योंकि वो सब समझती है कि उसने 3 साल में बहुत कुछ दे दिया। इस बुनियाद पर वो अपने वोटरों को, हामियों को, और आपने देखा ना कि कल बल्कि कोयटा में 2 बड़े कदावर लीडर उनके शामिल हुए, सिंध में भी शामिल हो रहे हैं। इस बुनियाद पर तो नहीं कह रहे कि लोग तैयार रहे आम इंतखाबात के लिए। ये भी इम्कान बिल्कुल लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं, प्यासाराइयां कर रहे हैं कि क्या हुकूमत कब्ल वक्त इंतखाबात करा सकती, मैं नहीं समझता। उसकी वजह ये कि पहले 3 साल में ये वो अवाम के लिए कुछ नहीं कर सके जो कि इमरान खान साहब करना चाहते थे। अभी जो आखिरी 2 साल हैं इसको ये पूरी तरह इस्तेमाल करेंगे ताकि कुछ जो है वो अपने माशी शायरी बेहतर कर लें, कुछ जो उन्होंने लोगों से वादे की थी इलेक्ट्रल उसको पूरा कर सके। तो हुकूमत की जानिब से जल्द इंतखाबात की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। और अगर ये बात होती थी कि इन हाउस चेंज आने वाली बात हो तो उसमें भी मैं नहीं समझता कि अभी जो है इस तरह का कोई क्राइसिस बुरानी कैफियत है कि जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो इनको छोड़ के चले जाएं। नहीं तो फिर मैं आपसे मालूम करूंगा कि बहरहाल अब तो आप ये नहीं कह सकते कि माशाल्लाह कश्मीर के इलेक्शन में भी दूसरी बड़ी पार्टी बन के उभरी, पूरे मुल्क के दौरे भी कर रहे हैं, और अब मैंने कहा वाशिंगटन भी आमदरफ रहती है। किसी अब उन्हें एक एक्सपीरियंस लीडर कहा जा सकता है, उस तरह नहीं फजल रहमान या शरीफों की तरह, तो कोई ना कोई सबब वजह तो होगी ना आमिर ज़िया। बाज़ बेसबब भी लोग कहते हैं कि ताकि मुल्क में एक सियासी इस्तेकाम की कुछ जैसा कहते हैं ना कि वो हालात रहें, और फिर सियासी जानदानों का ये भी होता है कि इस तरह के बयान देकर वो अपने आप को रेलेवेंट रखते हैं कि कोई ना कोई हर बार उनकी टोपी से नई ऐसी चीज आ जाए कि कल को हेडलाइन बने और हम और आप उस पर बात करें। तो हमारे यहाँ सियासत में ज्यादातर बयानात पे चलती है और हम बातें ही करते रहते हैं, यानी कि बातों पर बातें करते हैं। तो वही मेरे ख्याल में बिलावल साहब की भी शिकायतें हैं, जैसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहा कि जी हक नहीं दिया जा रहा उनको। बात ये होती है कि जो NSC के जरिए जो कि वादे किए गए हैं उससे ज़ाहिर है कि जो उनका बजट बनता है हुकूमत का वो दे देती है। फिर ये सवाल पैदा होता है कि क्या उसके बाद PFC जो है डिस्ट्रिक्ट्स को और नीचे तक आता है, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन वो नहीं आता। तो बात ही के तरफ से आप ये देखें कि ठीक है आमिर ज़िया साहब, तो आप आमिर ज़िया साहब आप अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक गेमी की करा सकता है, और आपको कतई तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के दावे के मुताबिक मुस्तक़बिल करीब में आम इंतखाबात होते नज़र नहीं आते। आमिर ज़िया का शुक्रिया, और इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बरेलवी को इजाज़त दीजिए।